नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ या आरओ जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए जो अभ्यास सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इसमें क्या है कि 40,000 एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास लेने वाली है वो हिस्ट्री की रहने वाली है, और हिस्ट्री में भी खासकर मॉडर्न हिस्ट्री। और ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की थी, शुरुआत का पार्ट है कुछ। ठीक है, तो वो आपने देखा हो, जरूर देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री का आज क्लास नंबर 2 है। अब कुछ चीज़ें मैं बता दूं पहले से आपको। हिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको हर बार कहा है कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, जिसमें से एंशियंट मिडिवल आपका अगर आपने केवल अच्छे से पीवाईक्यू को एनालिसिस करके पढ़ा है तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ी सी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि मैं खासकर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो आप ये सीरीज़ पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सीरीज़ पढ़ने से पहले आप एक बार बुक जरूर पढ़ लीजिए, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, और आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी टाइम है। अभी आप एक बुक जल्दी से कोई भी निपटा लो, चाहे वो महेश अग्रवाल हो, स्पेक्ट्रम हो, कोई भी बुक हो। ठीक है, कम से कम ल्यूसेंट जरूरी पढ़ लेना मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर कुछ ना पढ़ पाओ तो। दूसरी चीज बात करूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी 2 पार्ट है। आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा पार्ट जो पूछा जाता है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। समझिएगा, आपका जो सिलेबस है आर का ऑफिशियली बताऊं तो उसमें आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब जब से कांग्रेस की स्थापना हुई 1885, उसके बाद से जो भी घटनाएं हुई हैं और भारत की आज़ादी तक, वहां तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा कर देख लो, चाहे वो 2023 वाला हो चाहे 2021 वाला हो, सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट आता है वो आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, कांग्रेस के बाद से। तो आप अगर थोड़ा सा पिछला वाला कम भी पढ़ रहे हो तो कोई ज़्यादा बर्डन की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो आपको पूरा ही है, लेकिन जो कांग्रेस के बाद से थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। उसके पीछे की कुछ चीज़ें आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी बताता रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास 2 का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां से हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था उसी के आगे हम लोग कर रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है प्रश्न में कि सफदर जंग के पश्चात निम्न में से कौन एक अवध के नवाब बने थे। सफदर जंग के बाद कौन अवध के नवाब बने, इसका मतलब है अवध के जितने भी नवाब बने हैं उनका हमें क्रम अच्छे से पता होना चाहिए। और आपने अगर अभी पेपर देखा हो आरओ वाला 2023 वाला जो अभी 11 फरवरी को हुआ था, उस पर क्या पूछा था, एक प्रश्न आया था उत्तरकालीन मुगल। उत्तरकालीन मुगल का पूरा क्रम आया था। आपको अगर डिटेलिंग ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रम पता हो तो आपके 1 नंबर वहां से बन जाते। ठीक, अब मैंने आपको पिछली बार जो मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी उसमें पूरा बता दिया है, अवध के नवाब का भी क्रम बताया था। ठीक है, तो अवध के नवाब में थोड़ी सी चीजें हम लोग देख लेंगे। अवध का नवाब या अवध का राज्य, देखिए अवध, पहली बात तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई किसके समय में। अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, एक स्वतंत्र राज्य है अवध, उसकी स्थापना किसके काल में हुई, तो ये हुई मोहम्मद शाह रंगीला। आपको ये नोट करते हुए चलना है, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अवध राज्य का संस्थापक कौन है। संस्थापक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो पता ही होना चाहिए। संस्थापक कौन है, शहादत खां। शहादत खां, इस शहादत खां को क्या बोला जाता है, एक उपाधि है इसकी, बुरहान उल मुल्क। उल मुल्क, तो ध्यान देना है कि कभी कभी आपसे शहादत खां नहीं आता है, बुरहान उल मुल्क ऑप्शन में आ जाता है, तो शहादत खां का ही नाम है बुरहान उल मुल्क। ये एक उपाधि है, क्या है, उपाधि है। इस उपाधि को किसने दिया है, तो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने ही इस उपाधि को दिया था। क्लियर हो गई इतनी बात। शहादत खां ने अवध राज्य की स्थापना तो कर दी, और राजधानी क्या बनाई, इसने राजधानी भी कुछ बनाई होगी ना, तो राजधानी क्या बनाई, बहुत अच्छे से याद करना है, फैजाबाद। ठीक है, क्योंकि बाद में राजधानी भी चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से स्टार्टिंग वाली राजधानी फैजाबाद आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं थोड़े से कालक्रम की ओर। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले जो बनते हैं शहादत खां।
कौन बनते हैं? शहादत खां, जो कि संस्थापक भी हैं। शहादत खां के बाद जो बनते हैं सफदरजंग, ठीक है। इसके बाद जो बनते हैं शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, ठीक है। और ये वही शुजाउद्दौला है जिनके काल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध पता होगा। इसके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं आसफुद्दौला, आशफुद्दौला, क्लियर। और इसके बाद कुछ राजा बनते हैं एक दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कुछ खास बातें हैं, ठीक है। उसके बाद ये डैश कर देता हूँ। उसके बाद जो लास्ट बनते हैं वो बनते हैं वाजिद अली शाह। कौन है? वाजिद अली शाह, जो कि अवध के अंतिम नवाब है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्रम है, 4-5 नाम है, याद कर लेना है। तो हमसे क्या पूछा गया है? सफदरजंग के पश्चात कौन बनते हैं? तो शुजाउद्दौला बनते हैं। तो शुजाउद्दौला ऑप्शन बी इज द राइट। कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला, तो याद रखना है शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, क्लियर। चलो आगे देखें अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो राजधानी पहली क्या थी? अवध के नवाब थी फैजाबाद, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि अवध का एक नवाब है, समझिए बहुत अच्छे से, अवध नवाब है एक, क्या नाम है? मैंने बताया आपको, आशफुद्दौला, आशफुद्दौला। इस आशफुद्दौला ने क्या किया है कि राजधानी चेंज कर ली है। क्या कर ली है? पहली थी फैजाबाद, तो फैजाबाद से चेंज करके कर ली लखनऊ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अवध के नवाब की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई किसने की? आशफुद्दौला ने की, अवध का नवाब था, ठीक। कब की? अगर डेट पूछ ले तो 1775 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और यही आशफुद्दौला है जिसने बड़ा इमाम बाड़ा, या इमाम बाड़ा लिख दो, छोटा बड़ा क्या, इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। तो इमाम बाड़ा बनवाया था आशफुद्दौला ने, क्लियर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आगे देखिए अगला प्रश्न। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीटेड बार बार हुए हैं, ठीक है। और इनमें क्या क्या डिटेलिंग अब आ सकती है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं पुराना क्वेश्चन ही रख देगा, कुछ चीजें तो नहीं आएंगी ना। तो वो कौन कौन सी आएगी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। 1748 में हुआ क्या? एक चीज हुई कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, भारत पे आक्रमण किया, और ये प्रथम आक्रमण था। कैसा था? प्रथम, ठीक है। तो ये प्रथम आक्रमण है और ये अहमद शाह अब्दाली विदेशी है। और जो इस अहमद शाह की बात होती है ये है मुगल। तो दोनों नाम सेम है, तो याद रखना है, कंफ्यूजन हो सकती है। ये सिंगल अहमद शाह है और ये अहमद शाह अब्दाली है, तो अब्दाली लग जाए तो ये विदेशी आक्रमण किया था, और ये अहमद शाह क्या है? ये मुगल शासक है, ठीक है। तो इस अहमद शाह ने इस अहमद शाह से युद्ध किया। उस दौरान हुआ क्या कि सफदरजंग जो था अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। भाई जाहिर सी बात है, सफदरगंज ये अवध का है, तो अवध का ये नवाब इसके साथ मिल गया कि चलो हम दोनों मिलके अहमद शाह अब्दाली का दमन करेंगे। तो अहमद शाह, ये जो मुगल शासक है, इस अहमद शाह ने सफदरजंग को क्या बनाया था? वजीर बनाया था। वजीर, क्या बनाया था? वजीर बनाया था। आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, हुआ क्या है? अहमद शाह ये कौन है और अहमद शाह अब्दाली कौन है, क्लियर है। तो वही सिंपल पूछा गया है कि किस पद पर नियुक्त किया था? तो वजीर। वजीर कहाँ लिखा हुआ है? साम्राज्य का वजीर, ऑप्शन सी इज द राइट, क्लियर है। थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। याद रखना है, हैदर अली। शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। अब समझो कैसे। हैदर अली का जो जन्म हुआ है, आ गया हैदर अली, ये यहीं पर लिख देता हूँ, 1721 के करीब इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है ना। मैसूर का शासक था ये कर्नाटक, क्लियर। अब हुआ ये कि इसके जो पिता थे, हैदर अली, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हैदर अली के जो पिता थे वो मैसूर के राजा के यहाँ एक ठीक ठाक पद पर तैनात थे। इसके पास कुछ योग्यताएं थी। योग्यता का मतलब स्किल, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन स्किल थी।
इसी स्किल से प्रभावित होकर जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने इसको फौजदार नियुक्त कर दिया। अब हैदर अली फौजदार बनने के बाद दो काम किए, वही दो काम आपसे बार बार पूछा जाता है। फौजदार बनने के बाद इसने दो काम किए। पहला काम, इसने अपनी निरक्षरता दूर करने के लिए मतलब जो भाई पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो अपनी निरक्षरता दूर करने के लिए एक खांडे राव था। खांडे राव नामक एक ब्राह्मण था, इसको अपना सलाहकार नियुक्त किया। सलाहकार नियुक्त किया। तो ये आपसे कई बार पूछा गया है कि हैदर अली का सलाहकार कौन था, तो वो एक ब्राह्मण था, खांडे राव। क्लियर है। दूसरा काम इसने क्या किया कि फ्रांसीसियों की सहायता से, इंपॉर्टेंट है ये, इसकी सहायता से ये भी पूछा जाता है, तो जो फ्रांसीसी थे उस समय, तो फ्रांसीसियों की सहायता से क्या किया, 1755 में डिंडीगुल में क्या किया, एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे एक ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया, हैदर अली और खांडे राव भी याद रखना है, एक ब्राह्मण था, सलाहकार नियुक्त किया था उसने अपना। क्लियर है। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, मतलब कौन सा एक सही है। चार ऑप्शन है, सही कौन सा है ये बताना है। देखते हैं। तो देखिए चारों आप जब पढ़ोगे तो लिखा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चारों आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है कि और युद्ध में पढ़ना क्या है, आपको पिछला वीडियो देखना, मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि कब हुआ युद्ध, मैसूर शासक कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था और संधि कौन कौन सी हुई थी, ये सभी मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, और आपने पढ़े होंगे। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। तो पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले युद्ध में हैदर अली जीत गया था, दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तब टीपू सुल्तान आया था, उसका पुत्र। ठीक है, तो पहले में तो जीता था, पराजित नहीं हुआ था, तो पहला आपका हो गया गलत। ठीक, और इस समय बंगाल का गवर्नर है लॉर्ड वेरेल्स्ट। ठीक है, और संधि हुई है मद्रास की संधि। कौन सी संधि, मद्रास की संधि। सेकंड नंबर की बात करेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हुआ 1780 से 1784। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और जब हैदर अली की मृत्यु हुई थी तभी दूसरे में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान उसका पुत्र आया था। तो दूसरा भी आपका पूरा गलत है। और सेकंड नंबर पे जो बंगाल का गवर्नर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, और संधि हुई है मंगलौर की। तीसरे पे अगर बात करेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कि टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान को यहाँ पर घेर दिया गया था, वो युद्ध जीता नहीं था और भूभाग देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे संधि हुई थी, तो ये भी आपका गलत है। चतुर्थ की बात करेंगे, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। तो ये बिल्कुल सही है कि टीपू सुल्तान की चौथे में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इस समय मतलब चौथा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में हुआ था, और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेलेजली, और संधि हुई थी सहायक संधि। इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ कौन कौन सी संधि हुई है, देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चारों युद्ध मैंने पिछले टर्न पे पूरा विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, बस आपको इस समय मिलान करना है। तो देखते हैं। तो अगर मैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करता हूँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये कब होता है, तो 1746 से 1748 तक होता है, और जब ये समापन होता है तो एक्सलेस सापेल की संधि होती है, जो कि बिल्कुल सही है मिलान इसका। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये 1749 से 1754 तक होता है, और इसमें पुदुचेरी की संधि होती है 1755 में। पुदुचेरी की संधि 1755 में होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1780 से 1784 तक, और इसमें जो संधि हुई है वो होती है मंगलौर की संधि, मंगलौर। और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है आपकी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है,
तो ये थोड़े से युद्ध और उनके कब गवर्नर जनरल कौन कौन से थे, शासन किसका था और कौन कौन सी संधि हुई, बस इतना ही याद कर लोगे तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी आपका गलत है, डी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो देखिए इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हुआ क्या है कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म की मजबूती के लिए और प्रचार प्रसार के लिए, मजबूती और प्रचार प्रसार के लिए क्या हुआ है, दो व्यक्ति हैं, एक है ठाकुर सिंह संगवलिया और दूसरे हैं ज्ञानी ज्ञान सिंह। इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने 1873 ईस्वी में सिंह सभा की स्थापना की। सिंह सभा की स्थापना की कहां पर? अमृतसर में। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखनी है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कोहिनूर हीरे के बारे में काफी ज्यादा अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोहिनूर हीरे के बारे में कैसे क्या क्या है वो समझते हैं। देखिए कोहिनूर हीरा जो है, सबसे पहले आपको पता है कि गोलकुंडा की खान से निकला था। गोलकुंडा खान जो कि तेलंगाना क्षेत्र में है, यहां से निकला था। एक विदेशी आता है भारत में 1739 में, जिसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह ने क्या किया था? मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण किया था। एक मुगल शासक था ना रंगीला पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ये आपको थोड़ी सी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, बाकी आपने जरूर पढ़ा होगा। आक्रमण किया तो ये रंगीला के पास मौजूद था, तो रंगीला से नादिर शाह क्या कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, ये सब ले गया था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नादिर शाह का पुत्र है कौन? अहमद शाह अब्दाली। वही अहमद शाह अब्दाली जिसके जो भारत में आक्रमण किया था, और अहमद शाह जो मुगल था उसने आक्रमण किया इसके ऊपर। ठीक है ना, उसके ऊपर युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली इसका पुत्र है। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसका पुत्र है शाह शुजा। कौन है? शाह शुजा। ये शाह शुजा का संबंध जो है वो रणजीत सिंह के साथ थोड़ा सा ठीक ठाक था। किसके साथ? रणजीत सिंह। ठीक है ना, महाराजा रणजीत सिंह। शाह शुजा ने रणजीत सिंह को वो हीरा गिफ्ट कर दिया, तो वो हीरा किसके पास आ गया? रणजीत सिंह के पास आ गया। समझिए बात को, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। फिर जब ये रणजीत सिंह के पास आ गया तो रणजीत सिंह के पास रहा, उसके बाद ये हीरा चला गया उठ के कहाँ चला गया, मतलब वहीं पर रहा दिलीप सिंह के पास, क्योंकि ये भी सिख धर्म के थे। दिलीप सिंह के पास आ गया। दिलीप सिंह के बाद लॉर्ड डलहौजी, कौन? इधर लिख देता हूं, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? ये हीरा ले गए कहां पर? ब्रिटेन महारानी के पास। बस तब से वो ब्रिटेन महारानी के पास ही है, मतलब ब्रिटेन में ही है। ओवरऑल समझे बात को? फिर समझो, एक व्यक्ति गोलकुंडा की खान से हीरा निकला। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया मोहम्मद शाह रंगीला के पास हीरा मौजूद था, मयूर सिंहासन में था, तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ये सब नादिर शाह ले गया। नादिर शाह का पुत्र अहमद शाह अब्दाली के बाद है शाह शुजा ने ये हीरा रणजीत सिंह को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि रणजीत सिंह और शाह शुजा के अच्छे खासे संबंध थे, वो भी बताऊंगा कैसे संबंध थे बाद में। रणजीत सिंह के पास हीरा आया तो हीरा दिलीप सिंह तक रहा। दिलीप सिंह के समय लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि ये हीरा मतलब दिलीप सिंह के बाद ये लॉर्ड डलहौजी ने ये हीरा ब्रिटेन महारानी को पहुंचा दिया। ठीक है, तब से ये हीरा वहीं पर है। और इस हीरे के वर्तमान में 3 टुकड़े हैं, जिसमें से एक टुकड़ा आपका आप देखते हो कि म्यूजियम में रखा हुआ है ब्रिटेन की, और दूसरा और तीसरा मतलब 2 टुकड़े और बचे हैं, वो जो महारानी का मुकुट था ना उसी में है, आज भी मुकुट में है। क्लियर है? तो इस वजह से पूछा क्या गया है, रणजीत सिंह को किसने भेंट किया था? तो शाह शुजा ने भेंट किया था। ऑप्शन डी इज द राइट। बहुत ही छोटी सी स्टोरी बताई है मैंने, हालांकि स्टोरी बहुत बड़ी है इसकी। ठीक है, तो जब आप बुक पढ़ोगे, इसी वजह से मैंने कहा है कि एक बुक जरूर पढ़ लो इसके बारे में।
क्लियर है? चलिए आगे देखें। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में क्या क्या सम्मिलित है? तो रणजीत सिंह के इतना याद रखना है कि जो राज्य था वो 4 प्रांतों में था, 4 प्रांतों में विभाजित था, जिसमें से एक आपका है कश्मीर वाला क्षेत्र, एक है मुल्तान, समझना है बहुत अच्छे से, एक है पेशावर और एक है आपका लाहौर। ये 4 प्रांत किसके थे? रणजीत सिंह के, जिसमें से कश्मीर में ही क्या आ जाता है? श्रीनगर। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? एक चीज याद रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है कि रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा सम्मिलित नहीं था, ये कौन कौन से सम्मिलित थे, जोड़े बता दो, है ना? तो ऐसे आ जाएगा। फिर ए बी सम्मिलित था, ये ए सी बी सम्मिलित था, इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा, ये मैं बता भी चुका हूं पिछले स्क्रीन पे, और दिलीप सिंह, ऑप्शन डी अंतिम। भाई रणजीत सिंह के बाद जो कोहिनूर हीरा आया था तो अंतिम किसके पास था? दिलीप सिंह के पास था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने भेज दिया वापस। क्लियर? याद रखना है। नेक्स्ट, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? देखिए यहां से कुछ प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था, ये बता दो। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री, विदेश मंत्री कौन था, ये बता दो। और रणजीत सिंह की जो सेना थी, सेना, इस सेना का नाम क्या था? ये 3 क्वेश्चन आपसे फिक्स पूछे जाते हैं। तो पहले तो वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ, ऑप्शन बी। विदेश मंत्री की बात करें तो वो थे अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन। क्लियर? इनकी सेना को क्या बोलते थे? फौज ए खास। ये तो आपसे हजारों बार पूछा जा चुका है। फौज ए खास किस सेना का नाम था? किसकी सेना का नाम था? तो रणजीत सिंह की सेना का नाम था। क्लियर है? ये 3 पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहां थी? देखिए समझिए अच्छे से। बंगाल का जो स्वतंत्र शासक था पहला, वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। ये आपको पता है, मुर्शीद कुली खां। ठीक है ना? सिंपल था, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा जरूर। मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक। मुर्शीद कुली खां ने क्या किया कि पहले राजधानी थी ढाका। क्या थी? बंगाल की राजधानी ढाका थी। ढाका से किसी विवाद के कारण जो राजधानी चेंज कर दी, वो कर दी मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। ठीक है? और फिर एक शासक आता है बाद में, मीर कासिम, मीर कासिम। इस मीर कासिम ने क्या किया कि राजधानी मुर्शिदाबाद से चेंज कर दी, कहाँ? मुंगेर। तो आपसे पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी चेंज की, या ढाका से मुर्शिदाबाद किसने की? तो ये दोनों पॉइंट याद रखनी है। उसके बाद 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो पूर्वार्ध में शुरुआत में ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद थी। क्लियर है? तो ये 2 चीजें याद रखना है। और बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन था पहला? तो वो मुर्शीद कुली खां था। ठीक है? ये तो आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? तो भूमि सुधार से संबंधित चीजें हैं, तो याद रखना है सिंपल। 1793 के आसपास क्या हुआ है? एक व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है? और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कहाँ की? बंगाल में की। तो इस वजह से ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सिंपल, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। ये चारों चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन समझना है अच्छे से। जैसे पहला है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि मैंने आपको एक बताया था कि भैया हुआ था बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में मुगल अवध के नवाब साहब हार गए, अंग्रेज जीत गए थे। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जिसपे जो शाह आलम द्वितीय थे, कौन? मुगल शासक, और शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। तो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने लॉर्ड क्लाइव को क्या किया? मतलब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वसूली का अधिकार दे दिया था। ठीक है? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में हुई थी। 1 का 4, जब 1 का 4 है तो बी
और डी तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद मद्रास की संधि, आंग्ल मद्रास, एंग्लो मद्रास या आंग्ल मैसूर युद्ध आपने पढ़ा है। और आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि कब होती है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें क्या हुआ था? हैदर अली जीत गया था, लॉर्ड वेलिस्ट बंगाल गवर्नर था, और मद्रास की संधि हुई थी कब? 1769 में। तो डी का हो गया 3, और जैसे ही डी का 3 हुआ तो बस ऑप्शन सी इज द राइट। उसके बाद मंगलौर की संधि देख लो। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा होगा। बच्चा क्या सालबाई की संधि, जब आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, मराठा वाला साम्राज्य, तो उससे बताऊंगा कैसा हुआ सालबाई की संधि। क्लियर है? तो ये ए बी डी हम लोगों ने 3 अच्छे से पढ़ लिया था, तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे देखें। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? यहां पे आपको एक पॉइंट समझना है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा। क्या? दत्तक पुत्र। दत्तक मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ, खुद का नहीं, गोद लिया हुआ पुत्र। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र का नाम दामोदर था, वैसे ही बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो नाना साहेब। क्या था? नाना साहेब। वही नाना साहेब जिन्होंने 1857 के क्रांति में या रिवॉल्ट में कानपुर से नेतृत्व किया था, कानपुर का नेतृत्व किया था। क्लियर है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो ये तो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, तो सबसे अधिक विरोध किया था मराठा ने। ठीक है, जब मराठा वाला हम लोग पढ़ेंगे तब डिटेल इसके बारे में बताऊं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? अब आपको लग रहा होगा हाँ ये लेवल है आपका आर ओ आर ओ, खासकर आर ओ आर ओ में यही लेवल आता है। समझिए क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे से कि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद, जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई तो लॉर्ड डलहौजी ने जब उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया। क्यों नामंजूर किया था? अब देखो इसी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मैंने बताया था कि वहां पे अच्छे से पढ़ना कि नाना साहेब के किसके दत्तक पुत्र थे। दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ। और लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी? राज्य हड़प की नीति थी ना एक। डलहौजी की एक नीति थी जिसका नाम है राज्य हड़प। राज्य हड़प कर लेना। क्यों? कैसे राज्य हड़प होगा? अगर किसी भी राजा की संतान नहीं है तो वो पूरा उसका साम्राज्य जो है अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ऐसी एक नीति लेकर आए थे। इसके तहत महारानी लक्ष्मीबाई के साथ भी संघर्ष हुआ था काफी, क्योंकि उनका भी दत्तक पुत्र था। वैसे ही यहाँ पे हुआ कि पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, सगा लड़का नहीं था। क्या था? दत्तक था, मतलब गोद लिया हुआ लड़का था। इस वजह से उन्होंने क्या किया था? पेंशन को नामंजूर कर दिया था। तो पहला वाला सही है आपका। ठीक है, और जैसे पहला सही है तो सी और बी तो ऐसी काट दो। दूसरा है नाना साहेब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी, ऐसा कुछ नहीं था। पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, बस यही चीज है कि भाई पेंशन जो है हम वंशानुगत नहीं देंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जो पेंशन था वो नामंजूर कर दिया गया था। उसके बाद है बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है? ध्यान देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। तो एक तरफ हमें लगता है गवर्नर जनरल दिया हुआ है और एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं। देख लेते हैं। इसी वजह से मैंने कहा था जितने भी एंग्लो युद्ध हैं, मैं जितना बता रहा हूँ उसके कब हुआ युद्ध, काल, उसके बाद उस समय शासन किसका है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, और उसके बाद संधि कौन सी हुई है। ये 4 चीजें एंग्लो युद्ध में याद होने चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। तो देखिए मैंने आपको आंग्ल मराठा युद्ध नहीं बताया है, तो पहले मैं इसको बता देता हूं तब आपको क्लियर हो जाएगा। आंग्ल मैसूर में बता चुका हूं, आंग्ल कर्नाटक में बता चुका हूं। ठीक है ना? आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध कितने हुए थे? आंग्ल मराठा युद्ध ये हुए थे 3। तो पहला देखना है, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका 1775 से 82 तक, 1775 से 1782 तक।
इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1803 से 1805 तक। इस समय कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। तीसरा जो है 1817 से 1818 तक हुआ, और इस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ठीक है, ये दोनों सेम है। यहाँ भी लॉर्ड, सॉरी, यहाँ पे आप सेम नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन अलग है, लॉर्ड अलग है। क्लियर? यहाँ के लास्ट के नाम अलग है, मतलब इस लास्ट के नाम सेम है लेकिन फर्स्ट अलग है। वॉरेन है यहाँ पर, ये लॉर्ड है, तो कन्फ्यूजन मत हो जाना यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो जैसे ही आप तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखोगे तो यहाँ पे क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बस यही डी आपका गलत है, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बस गवर्नर जनरल याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप अगर पहली क्लास मेरी और ये दूसरी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की ले चुके हो अब तक, तो ये क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा। सिंपल से आप देखो, यहाँ पे लिखा है शहादत खां। शहादत खां को मैंने क्या बोला था? बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं। तो भैया ये बी और डी में जो नाम लिखे हैं ये दोनों सेम है। शहादत खां रोहिलखंड के नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट। शहादत खां किसके हैं? अवध के हैं, और इन्हीं का नाम क्या है? बुरहान उल मुल्क है। क्लियर? और बाकी बंगाल के मुर्शिद कुली खां ये सही है, हैदराबाद के चिनकिलिच खां ये भी सही है। तो रोहिलखंड के कौन है? रोहिलखंड के हैं भैया अली मोहम्मद रोहेला। अली मोहम्मद रोहेला नाम है, वहीं से रोहिलखंड आ जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखें। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? तो प्लासी का युद्ध पहले तो हुआ कब, ये पता है आपको? 23 जून 1757 में होता है। किसके मध्य होता है? तो लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, यहाँ पे सुजाउद्दौला मत कर देना, सिराजुद्दौला है। क्लियर? तो अब ये युद्ध हुआ जब, तो जाहिर सी बात है लॉर्ड क्लाइव जीत गया था, ये हार गए थे। तो प्लासी युद्ध के बाद प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बिल्कुल नहीं, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ये बिल्कुल सही है। स्थापना इतनी जल्दी नहीं हुई, अभी तो बक्सर का युद्ध बाकी है ना, तो स्थापना कैसे हो जाएगी? और क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति अभी नहीं, अभी तो वापस जाएगा फिर वापस आएगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण बिल्कुल नहीं। बंगाल में नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई थोड़ी बहुत, और बक्सर के युद्ध के बाद पूरा प्रभाव पड़ गया। ठीक है, अभी तो प्लासी का है, तो पूरा तरीके से स्थापना भी नहीं हुई है, इस वजह से बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया? देखिए, एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे उठाए हैं कि अगर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लगाएगा, आर ओ यारो में खासकर, विशेष में तो ज़्यादा उल्टे पुल्टे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आर ओ यारो में जानते हो उल्टे पुल्टे सवाल आ जाते हैं, तो इसी टाइप के आएंगे कि प्लासी के युद्ध में जाहिर सी बात है कि सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग गया था। किस वाहन से भागा था? तो भैया ये ऊँट पर बैठकर भागा था, ऊँट पर, ऑप्शन है। क्लियर है? कई लोग यहाँ पर घोड़ा लगा देंगे, गलत है, घोड़ा नहीं है, ऊँट पर बैठकर भागा था, ऑप्शन है। क्लियर? चलिए आगे देखें। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के लेवल अच्छे हैं। ठीक है, तो पूरी स्टोरी तो नहीं बताएंगे, है ना, पूरी स्टोरी में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बक्सर का युद्ध हुआ कब है? तो हुआ है 1764 में। सिराजुद्दौला प्लासी में था और सुजाउद्दौला इसमें था, तो सुजाउद्दौला इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें है सुजाउद्दौला, इसमें है, देखो। उसके बाद मोहम्मद शाह नहीं था, आलम शाह द्वितीय था। आलम शाह में भी कौन सा? द्वितीय। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। मीर कासिम तो बंगाली का था, ये भाग के आ गया था। फिर शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम मुगल शासक। फिर ये दोनों मिलकर मीर कासिम के साथ गए थे और फिर सब पूरी तरह हार के आए थे। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्लियर है? तो ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कूट में सही क्रम का चयन कीजिए। तो कुल मिला के देखो, आर ओ आर एग्जाम में आया हुआ है 2020 में जो हुआ था, तो लेटेस्ट प्रश्न है, देख लेते हैं।
क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। जो आपको आ रहा है पहले वो करो। जैसे मुझे डायरेक्टली पता है कि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, मुझे पता है बक्सर का युद्ध हार गए तभी तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, 1764 में हुई। फिर मिला के 3 के बाद 2 आएगा, चाहे जो हो जाए। तो 3 के बाद 2 इसमें नहीं, हटा दो। 3 के बाद 2 इसमें नहीं, हटा दो। ए और बी इन्हीं में से आंसर है। देखो अब इसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत स्टोरी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वॉरेन हेस्टिंग ये जो गवर्नर बना था ये बना था 1773 के आसपास। अब क्लाइव भारत पुनः आया, देखो पुनः की बात कर रहा है, पुनः का मतलब है कि ये प्लासी का युद्ध हो गया था, उसके बाद ये चला गया। और जब बक्सर का युद्ध जीत गया, जब बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, तब क्लाइव भारत में था ही नहीं। और जब बक्सर जीत गए तो ये संधि करने के लिए भारत आया था, इलाहाबाद की संधि। तो ये आया था 1765 में ही। कब आया था, संधि करने के लिए आया था, तो बक्सर के युद्ध के समय नहीं था। इसका मतलब है 3-2 के बीच में एक आना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्लाइव केवल और केवल इलाहाबाद की संधि के लिए भारत आया था, बक्सर के युद्ध के समय था ही नहीं। जब बक्सर के युद्ध के समय था ही नहीं तो 3 के बाद आएगा, और इलाहाबाद की संधि के लिए आया था तो 2 के पहले आएगा। तो 3-1-2 ये सही क्रम होंगे, 3-1-2। तो बस 3-1-2 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहने वाले हैं, बस आपको स्टोरी अच्छे से पता हो थोड़ी बहुत, और ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपका रिवीजन पर डिपेंड करते हैं, इसी वजह से बोला जाता है कि बार बार रिवीजन मस्ट है। रिवीजन करने का और कोई दिक्कत नहीं होती, बस रिवीजन करने का एक ही मतलब होता है कि ये सब देख रहे हो क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। और जब ज़्यादा रिवीजन कर लोगे तो ये बिल्कुल सटीक तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगे। बस चलिए आगे देखें। निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम अनुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये भी कूट के अनुसार लिखना है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, मतलब 2 के बाद 4 आना चाहिए, इतना हमें पता है। तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो ये हटा दो, सी तो होगा ही नहीं। और आपको पता है कि काल कोठरी की घटना जब हुई इसी कारण से तो प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 को, काल कोठरी घटना 56 में हुई। जब काल कोठरी की घटना हो गई तभी तो जो अंग्रेज थे वो आहत हो गए थे, तभी तो प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 56, हाँ 1 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा, उसके बाद आपका 4 आएगा। तो ये एक क्रम होना चाहिए, 1 2 4। तो 1 2 4 इसमें है और 1 2 4 इसमें नहीं है, हटा दो। अब ए और बी में आंसर है हमारा, देखते हैं। उसके बाद अगर बक्सर के युद्ध आपने पढ़ा है तो बक्सर के युद्ध में आपको पता है कि मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी 1765 में। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, 1 2 3, 3 इधर आएगा। तो बस क्रम से लगा हुआ है 1 2 3 4, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ी सी स्टोरी पता हो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया गया था या दिए थे? तो सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव। आपको पता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी वसूलने का अधिकार शाह आलम ने लॉर्ड क्लाइव को दे दिया था। कब, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, बस इसी संधि में ये चीज हुई थी। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कब कब किस किस समय कौन कौन ने किस किस तरीके से राजधानी चेंज की। तो पहली थी ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी। मुर्शिदाबाद किसने की थी, ये की थी मुर्शीद कुली खान ने, मुर्शीद कुली खां। और फिर मुर्शिदाबाद से क्या हो गई, मुंगेर, ये किसने की, मीर कासिम ने, मीर कासिम। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मीर जाफर नहीं है, मीर कासिम। नेक्स्ट, 1763 में कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। देखो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि 1763 के बाद आता है 1764, और 1764 में हुआ क्या है, बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध, बस उसी के आसपास का क्वेश्चन है। मीर कासिम भी बक्सर के युद्ध में था जो कि पराजित हो गया था। तो ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड क्लाइव तो आया ही नहीं था। कौन था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो।
ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? तो जो बक्सर के युद्ध में जो हार हुई थी वो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो ही कर रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की है? ये एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि पॉलिटी में या एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल में, मॉडर्न में जो भी स्टेटमेंट आएंगे प्रमुख, उनको मैं केवल कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि मधुमक्खियों से तुलना की है किसने? अलीवर्दी खान ने। ऑप्शन सी। कौन है ये? बंगाल का नवाब है। कौन है? बंगाल का नवाब। मैंने आपको अवध का नवाब जो थे उनका क्रम बताया है, उत्तरकालीन मुगल जो थे उनका भी क्रम बताया है, बंगाल के जो नवाब है उनका क्रम नहीं बताया है, तो उनका क्रम जरूर लिख लेना। ठीक है ना? तीनों का क्रम हो जाएंगे, जो कुछ जहां से भी क्वेश्चन आएगा आपका सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल के नवाब। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं उनको तो पढ़ ही लेना चाहिए। जैसे पहले हैं मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आता है? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद कौन आता है? सरफराज खां। सरफराज, हाँ। सरफराज खां के बाद कौन आता है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जिसने जो अंग्रेजों की तुलना किससे की है? मधुमक्खी से। अलीवर्दी खां के बाद कौन आता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, वही सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध वाला। क्लियर? उसके बाद मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर। कहीं नोट कर लो, मीर जाफर 2 बार बनता है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ पे मीर जाफर 2 बार, अलग अलग नहीं है, एक ही है मीर जाफर। एक बार बनता है 1757 से 60, उसके बाद बनता है 1763 से 65। क्यों? क्योंकि मीर कासिम जो है अंग्रेजों का चहीता नहीं था। और अंग्रेज क्या चाह रहे थे? अंग्रेज चाह रहे थे बंगाल में जो बने वो हमारे टुकड़ों पर पले। वो कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम नहीं था। इसी वजह से मीर कासिम को फिर से हटा के मीर जाफर को बिठा दिया। क्यों? मीर जाफर ज़्यादा चापलूस टाइप का था, इस वजह से। ठीक है, तो मीर जाफर बन गया। मीर जाफर के बाद एक आता है नजमुद्दौला। नजमुद्दौला ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, है ना, नाम है केवल। उसके बाद आता है सैफ उल दौला। सैफ उल दौला। और सैफ उल दौला के बाद आता है मुबारक उल दौला। मुबारक उल दौला। मुबारक उल दौला कौन है? मुबारक दौला अंतिम नवाब, बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? मुबारक उल दौला। पहला कौन है? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर लेना। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने अपने बेसिस पे जो भी स्टोरी है आसपास की वो बताने की पूरी कोशिश की है। आपको जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।